हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 का चौथा पार्ट बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज मैं आपको बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। मैंने इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैंने इस पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 के बुक के किसी भी पार्ट के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देख सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया, अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप मेरे आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप करते हुए चलिएगा लाइव चैट में। और अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ा तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। मैं इसी क्लास में आपको ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा। ये 101% मैं आपसे दावा करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? कुमार गौरव, कुमार गंधर्व, विलायत खां या फिर दीनानाथ मंगेशकर। तो भारतीय गायिकाओं में जो बेजोड़ गायिका थी वह लता मंगेशकर थी, जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया। तो बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इस पाठ के जो लेखक है वे कुमार गंधर्व जी हैं। वे स्वयं एक गायक थे और जब उन्होंने रेडियो पर उनकी आवाज़ सुनी थी तब उन्होंने इस पाठ को लिखा था। तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर पाठ के जो लेखक हैं वे कुमार गंधर्व जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? रमानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, काशीनाथ मंगेशकर या फिर विश्वनाथ मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के पिता का जो नाम था वो दीनानाथ मंगेशकर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनानाथ मंगेशकर। जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए उसी क्वेश्चन को मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पाठ को पढ़ा तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा आपको आंसर ध्यान में आ जाएगा। इसलिए एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास को करने के बाद आप एक बार इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो हमारा ये क्वेश्चन ये था कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता की आवाज़ कहाँ सुनी थी? लता से तात्पर्य है लता मंगेशकर की आवाज़। टेलीविज़न पर, रेडियो पर, फिल्म में या फिर लाइव कार्यक्रम में। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, कुमार गंधर्व जी 1947 से 1952 तक 5 साल के लिए ऐसे बीमार हो जाते हैं कि वे बिस्तर से जा लगते हैं। और इसी 5 साल वे बीमारी के दौरान रेडियो पर उनकी आवाज़ को सुनते हैं और उनकी आवाज़ को सुनने के बाद उनकी प्रशंसा करते हुए इस पाठ का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता मंगेशकर की जो आवाज़ सुनी थी वो रेडियो पर सुनी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, रेडियो पर। चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर के पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी? जहाँ भी लता लिखा हुआ रहता है उससे तात्पर्य ये रहता है लता मंगेशकर। तो जहाँ भी लता लिखा हुआ रहेगा मैं लता मंगेशकर पढ़ते हुए चलूँगा, उसको समझते हुए चलिएगा। तो चित्रपट संगीत जो है उसमें लता मंगेशकर ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। लेकिन जब लता मंगेशकर गाना नहीं गाती थी, संगीत को नहीं गाती थी, तो उसके संगीत के गाने से पहले चित्रपट संगीत में जो प्रसिद्ध गायिका थी वो कौन थी? मुमताज़ बेगम, नूरजहाँ, आबिदा परवीन या फिर परवीन सुल्ताना। तो पाठ में आपने पढ़ा था कि चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर के पहले नूरजहाँ जो थी वह बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। और जब लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को गाना शुरू किया था तो वह नूरजहाँ से भी कहीं आगे निकल गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर के पहले जो सबसे प्रसिद्ध गायिका थी वह नूरजहाँ थी। विलायत खां किस वाद्यंत्र से संबंधित है? मतलब विलायत खां जी जो थे वे किस वाद्यंत्र को बजाते थे? बांसुरी को, शहनाई को, सितार को या फिर संतूर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विलायत खां थे उनके पिताजी सितार वादक थे
और उन्होंने अपने पिताजी से ही सितार बजाना सीखा था। और जिस तरह से लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत के गायिका में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी, उसी तरह से विलायत खान ने भी सितार बजाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। विलायत खान जो थे वे सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। लेखक के अनुसार भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर बेजोड़ क्यों है? लेखक मैंने अभी आपको बताया कि इस पाठ के जो लेखक हैं वे कुमार गंधर्व जी हैं, और उन्होंने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर को ही बेजोड़ क्यों कहा है? क्योंकि उस समय तो और भी अनेक गायक और गायिकाएं थे। तो इसका रीज़न क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। लता मंगेशकर के कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको बेजोड़ कहा है। लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण बदला है, इसलिए उनको बेजोड़ गायिका कहा गया। या फिर लता के कारण आजकल के नन्हे मुन्ने भी सुर में गुनगुनाते हैं, इसलिए। तो पाठ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पहले चित्रपट संगीत में नूरजहां प्रसिद्ध थी, लेकिन चित्रपट संगीत उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था जितना कि लता मंगेशकर ने जब चित्रपट संगीत को गाना शुरू किया था। जब लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को गाना शुरू किया था तो चित्रपट संगीत को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का भी दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल गया था, ये भी सही है। और लता के कोकिला जैसे स्वर होने के कारण आजकल के नन्हे मुन्ने भी सुर में गुनगुनाते हैं और लता के गाने को गाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी कारणों से लेखक कुमार गंधर्व ने भारतीय गायिकाओं में जो लता मंगेशकर है उन्हीं को बेजोड़ कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यह घ हो जाएगा। इन सभी कारणों के कारण, उपयुक्त सभी कारणों के कारण। संगीत के प्रति साधारण लोगों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुए? जब लता मंगेशकर के गाने को लोगों ने सुना तो संगीत जगत जो संगीत था उस संगीत के प्रति जो अन्य लोग थे, जो साधारण लोग थे, उनके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुए? उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा था, सुरीलापन क्या है इसकी समझ उन्हें हो रही है, तरह तरह के लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो संगीत के प्रति जब साधारण लोग के दृष्टिकोण देखे गए तो उनके भी दृष्टिकोण में जब लता मंगेशकर के गाने को साधारण लोगों ने सुना तो उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ गया, वे सुरीलापन क्या है उनकी छोटी से छोटी समझ भी रखने लगे, और तरह तरह के लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी के कारण से साधारण व्यक्तियों के लोगों में दृष्टिकोण जैसे बदलाव हुए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। संगीत जगत को लता का क्या योगदान है? मतलब ये जो संगीत जगत है उस संगीत जगत में लता मंगेशकर का क्या योगदान है? क, संगीत की लोकप्रियता उसके कारण हुई थी, संगीत का प्रसार हुआ था लता मंगेशकर के गाने से, संगीत के प्रति अभिरुचि का विकास किया था, या फिर उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि लता मंगेशकर ने जब चित्रपट संगीत को गाना शुरू किया था तो चित्रपट संगीत अर्थात संगीत की लोकप्रियता हो गई थी, संगीत का प्रसार देश के कोने कोने में हो गया था, यहाँ तक कि विदेश में भी हो गया था। संगीत के प्रति अभिरुचि का विकास इतना अधिक हो गया था कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी मीठे स्वर में उनके गाने को गुनगुनाते थे। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी चीज हुए थे, लोकप्रियता हुआ था, संगीत का प्रसार हुआ था और अभिरुचि का विकास हुआ था जब लता मंगेशकर ने संगीत को गाना शुरू किया था। तो संगीत जगत में लता का ये तीनों तरह का योगदान था। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? मतलब वैसा श्रोता जिसको गाने का किसी तरह का कोई नॉलेज ना हो, कोई ज्ञान नहीं हो, वो एक तरह का सामान्य सुनने वाला श्रोता हो, तो उसको संगीत में क्या चीज़ महत्वपूर्ण लगेगी? ध्वनि मुद्रिका, राग, ताल या फिर मिठास। तो जैसे कि आप ही हैं, अगर आपको संगीत का किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है तो जब संगीत आपके आगे सुनाया जाएगा या फिर आपके सामने कोई संगीत गाएगा तो उस संगीत की ध्वनि मुद्रिका क्या है, राग क्या है या फिर ताल क्या है। तो आपको जब संगीत का नॉलेज ही नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि उस संगीत का राग क्या है, ताल क्या है। आप तो सिर्फ उसके सुरीलेपन और उसके मिठास से ही उस संगीत के महत्वपूर्णता को बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो संगीत आपको कितना अच्छा लगा। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। जो सामान्य श्रोता होता है उसके लिए संगीत में सिर्फ और सिर्फ मिठास और सुरीलापन ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, मिठास। ये जो ध्वनि मुद्रिका, राग और ताल है, ये जो संगीत विशेषज्ञ हैं जिनको संगीत का नॉलेज है वही इस चीज़ को महत्वपूर्ण मान सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सामान्य श्रोता के लिए सिर्फ और सिर्फ मिठास ही संगीत में महत्वपूर्ण होता है। संगीत में गानपन का क्या अर्थ है? जो संगीत में गानपन होता है उसका संगीत में अर्थ क्या होता है? लय, ताल, राग या फिर मिठास। तो संगीत में जो गानपन का अर्थ होता है वो भी मिठास ही होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मिठास, क्योंकि लय, ताल और राग हर संगीत में होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ संगीत विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। तो संगीत में जो गानपन का अर्थ होता है वो भी मिठास होता है, सुरीलापन होता है, जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि उसका संगीत का गाने का तरीका जो था वो कितना अच्छा था। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मिठास। लता के गाने की विशेषता है, मतलब लता मंगेशकर जब गाने गाती थी तो उनके गाने की कौन सी विशेषता होती थी। उनके गाने की गानपन मतलब मिठास अच्छी होती थी, उनके स्वरों की निर्मलता होती थी, उनका नाद में उच्चार के कारण उनकी गाने की विशेषता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो लता मंगेशकर के गाने की ये सभी तरह की विशेषताएं थी। उनके गाने में गानपन अच्छी होती थी, स्वरों की निर्मलता होती थी और नाद में उच्चार भी होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। लता मंगेशकर के गाने में ये उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। लेखक के अनुसार लता के किस रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य या फिर विभत्स। मतलब लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने किस रस के गाने के साथ एक तरह से न्याय नहीं किया है। तो लता मंगेशकर जब करुण रस के गाने को गाती थी तो उसके साथ लेखक का कहना था कि उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया है। तो लेखक के अनुसार यहाँ हो जाएगा कि लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, करुण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लता के गाने में किस तरह के दोष देखे जाते हैं। मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले मध्य या धुन तृतंत में लाना गाना, अधिकतर गाने ऊंची पट्टी में गाना, या फिर क और खा दोनों। मतलब जो लेखक इस पाठ्य में कुमार गंधर्व जी हैं और उनके अनुसार लता मंगेशकर के गाने में उन्होंने किस तरह के दोष देखे, मतलब उनको लता मंगेशकर के गाने में किस तरह की कमी दिखाई दी। तो उनको एक कमी तो ये दिखाई दी थी कि उनके अधिकतर गाने जो होते थे वे ऊंची पट्टी में गाए जाते थे, और अगर वह लता मंगेशकर ऊंची पट्टी में गाने ना भी गाती तो वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो सकती थी, उनके गाने में इतना अधिक मिठास और सुरीलापन हो सकता था। लेकिन जो दिग्दर्शक होते थे वे उनसे ऊंची पट्टी में ही गवाते थे। और मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले मध्य या द्रुत लय में गाना, ये भी दोष उनको उनके गाने में लगा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क और ख ये दोनों के दोनों दोष कुमार गंधर्व जी को लता मंगेशकर के गाने में मिला था। इनमें से कौन सा कथन सही है। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। तो पाठ में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो लास्ट एंड होने से पहले इन लाइनों को मैंने आपको बताया था कि ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही हैं। गंभीरता जो होता है वो स्थायी शास्त्रीय संगीत का एक स्थायी भाव होता है। चपलता जो होता है वो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, और चित्रपट संगीत का जो प्राथमिक ताल अवस्था का ताल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये सभी के सभी वाक्य बिल्कुल ही सही हैं। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। क और ख दोनों मतलब आवश्यक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुमार गंधर्व जी के अनुसार जो व्यक्ति चित्रपट संगीत को गा रहा है उसको शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना बिल्कुल ही आवश्यक है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत गाता है उसको चित्रपट संगीत का नॉलेज मतलब ज्ञान हो या ना हो, लेकिन जो चित्रपट संगीत को गाता है उसको शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कुमार गंधर्व जी के अनुसार चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का नॉलेज होना आवश्यक है। खानदानी गवैयों के अनुसार किस कारण लोगों की अभिरुचि जो है वो बिगड़ गई है। मतलब खानदानी गवैयों में शास्त्रीय संगीत को गाया जाता था, तो खानदानी गवैयों के अनुसार लोगों की अभिरुचि जो थी वो किस कारण बिगड़ गई थी। शास्त्रीय संगीत के कारण, चित्रपट संगीत के कारण, लोक संगीत के कारण, या फिर रोक संगीत के कारण। तो पहले खानदानी रवैयों में शास्त्रीय संगीत को गाया जाता था, और जो शास्त्रीय संगीत होते थे वे 3-3.5 घंटे के महफिल में गाया जाता था। लेकिन जो चित्रपट संगीत है उन्होंने जो 3-3.5 घंटे में गाने को सुनने के बाद हम लोगों को आनंद मिलता था, कलात्मक आनंद मिलता था, वो जो आनंद है वो चित्रपट संगीत हम लोगों को 3-3.5 घंटे की बजाय 3-3.5 मिनट के गाने में ही देती थी। इसलिए खानदानी गवैयों में चित्रपट संगीत के कारण लोगों की जो अभिरुचि थी वो बिगड़ गई थी। मतलब जब लोगों को लगने लगा कि 3-3.5 मिनट का गाने सुनकर भी हम उतना आनंदित हो सकते हैं, अपने इमोशंस फीलिंग्स को जगा सकते हैं, तो हमें शास्त्रीय संगीत में 3-3.5 घंटे के गाने को सुनने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए खानदानी गवैयों के अनुसार लोगों की जो अभिरुचि बिगड़ गई थी वो चित्रपट संगीत के कारण बिगड़ गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, चित्रपट संगीत के कारण। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता मंगेशकर अनिभिषिक्त सामग्री समज्ञ है।
तो अनभिषिक का क्या अर्थ होता है, मतलब ये जो अनभिषिक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। महान, बेताज, सर्वश्रेष्ठ या फिर सुरीली। तो अनभिषिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बेताज होता है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बेताज। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। यह जो पंक्ति है ये किसके लिए की गई है? नूरजहां के लिए, दीनानाथ मंगेशकर के लिए, कुमार गंधर्व के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि कोई ना कोई आंसर होगा, वे क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन पाठ के लास्ट लाइने में ही आपने इस पंक्ति को पढ़ा था, जो कुमार गंधर्व जी पाठ को समाप्त कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो ऐसा कलाकार है वो शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। और ये जो पंक्ति है कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर जी के लिए कही थी। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। यह जो पंक्ति है वो किसके लिए की गई थी? तो यह जो पंक्ति है ये लता मंगेशकर जी के लिए कही गई थी, और लता मंगेशकर इसके ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? तो गाने में जो लय होता है वो कुल 3 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लय कुल 3 प्रकार की होती है। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्राएं, 3 मात्राएं, 16 मात्राएं या फिर 9 मात्राएं? तो ये संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपने पार्ट में तो नहीं पढ़ा लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए था, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया है कि 3 ताल में जो मात्राएं होती हैं वो कुल 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। तो मैंने आपको इस पार्ट के कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएं। अगर आप इस क्लास में अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं, तो अगर आपने पाठ को भी पढ़ रखा है तो मैं 101% दावा करता हूं कि आपने 20 में से 16 प्लस क्वेश्चंस को जरूर सही किया होगा। और आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है वो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही किया। वैसे प्रश्नों का उत्तर बताइएगा जो आपने मुझसे पहले दिया था। और अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखे हैं, अगर आपने पाठ को नहीं भी पढ़ रखा होगा, तो मैं दावा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से ज़रूर याद हो गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक बार इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने इस पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। और इस पार्ट के अलावा भी अगर आपको क्लास 11th हिंदी दिगंत का जो बुक है उसके किसी भी चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है, अगर उसको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दिए हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो इस क्लास के बारे में आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे ही क्लास 11th में का हिंदी में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद क्लास 11th के किसी अन्य सब्जेक्ट को आपको करवाया जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शाम 6 बजे लाइव क्लासेज होता है। लाइव क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप इन 20 क्वेश्चन का आंसर सहित PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया इस चैनल पर सभी तरह के PDF बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो उस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस सिलेबस के बारे में अपने दोस्तों के बीच भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी पाठ के पाठ्य पुस्तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर में।